इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय विजयनगर साम्राज्य लेकर। तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। जैसा हमें पता है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या नींव हम कह सकते हैं हरिहर राय और बुक्का राय नामक भाइयों ने रखी। ये संगम के पुत्र थे। संगम के 5 पुत्र माने गए हैं। तो विजयनगर के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस समय का राजनीतिक परिवेश कैसा था, जिसमें हम 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होते पाते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के पश्चात भारत में सल्तनत काल आता है 1206 से लेके 1526 तक। इस दौरान भारत में 5 वंशों ने शासन किया जो सुल्तान कहलाए। सुल्तान एक तरह से दिल्ली सल्तनत कहलाई और उसके ऊपर शासन करने वाले जो थे वो सुल्तान कहलाए। वो एक तरह से खलीफा को के नाम के पर अपना शासन उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उसको समझने के लिए हमें खलीफाओं के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी 622 ईस्वी में, तो उनकी 632 ईस्वी मृत्यु के पश्चात 4 प्रसिद्ध खलीफा हुए, अबू बकर, उस्मान, अली, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा हुए। बाद में जो खलीफा हुए उनके नाम पर एक तरह से धार्मिक संरक्षण कह लो, उसके लोगों को सत्ता से जोड़ने का एक तरीका कह लो, उसके नाम पर शासन चलता था। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत हुई स्थापित। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तो गुलाम वंश आया, जिसने 1206 से लेके लगभग 1290 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन ये प्रसिद्ध शासक हुए। इसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से लेके 1320 तक, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये प्रसिद्ध शासक हुए। इसके बाद 1320 से लेके हम तुगलक वंश का शासन पाते हैं। पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, और उसके बाद सैयद वंश आया और आखिर में आया लोधी वंश, जिसके आखिरी शासक इब्राहिम लोधी की पानीपत के तीसरे प्रसिद्ध युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने उसको पराजित करके यहाँ भारत में मुगल वंश की नींव रखी। तो हम बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की। तो जैसे सल्तनत काल का जो तीसरा वंश था तुगलक वंश, उसका दूसरा जो शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कई बार कह देते हैं, तो उसके साम्राज्य में, और हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि पहली बार दक्षिण भारत को, ये जो हमारा दक्षिण भारत है, इस हिस्से को सल्तनत काल में जोड़ने वाला भी मोहम्मद तुगलक था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने विजय जरूर की थी इनकी दक्षिण भारत की, और यहाँ से काफी मात्रा में देवगिरी को उसने लूटा, वारंगल पे उसने चढ़ाई की, मदुरई पे उसने की, लेकिन वो यहाँ से लूट का माल, सोना, चांदी, हीरे, मोती या जो भी लूट का माल था वो यहाँ से ले गया। बाद में उसका जो
एक तरह से हम सेनापति कह सकते हैं, मलिक काफूर, वो भी काफ़ी सामान दक्षिण भारत से लूट के लेके गया, लेकिन उन्होंने एक तरह से इनको अपना करद राज्य ही बनाया, ना कि इनको सल्तनत काल से जोड़ा था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा था जिसने 1325 में जब वो शासक बना, उससे पहले भी जब वो राजकुमार था, गयासुद्दीन का बेटा जूना खां के नाम से जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो दक्षिण भारत पे चढ़ाई कर चुका था। लेकिन 1325 के बाद जैसे ही वो शासक बना तो दक्षिण भारत में वो जब वापस जाता है, उसने राजधानी परिवर्तन भी किया। देवगिरी दिल्ली से वो देवगिरी, इसको दौलताबाद नाम दिया गया, वहां पर अपनी राजधानी लेके गया। लेकिन उसके वो सारे प्रयोग, उसने कई सारे प्रयोग किए, जैसे सांकेतिक मुद्राओं का उसने चलन किया, दोआब में कर वृद्धि की, लेकिन वो सारे के सारे उसके क्रांचल विजय के लिए योजना बनाई, और भी उसकी कई सारी योजनाएं थी, लेकिन वो सारी की सारी किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाई। तो उसके काल में एक तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में विद्रोहों की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमें ये पता होना चाहिए, विजयनगर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा जो वीडियो है ये कम रहे, तो इसके लिए हम बात फिर से विजयनगर पे ही शुरू करते हैं। विजयनगर 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई हरिहर बोड़बुका राय नामक दो भाइयों ने। तो उसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्ले है दक्षिण भारत में, वहां पर एक हमला किया काम्पिल्ले पर, और वहां से इन दोनों भाइयों को, जो एक तरह से नायक थे वहां के, वहां उन दोनों भाइयों को ये दिल्ली लेके गया, और वहां इन दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जब वो वापिस चले गए तो दोबारा से काम्पिल्ले में विद्रोह खड़ा हुआ, तो इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई कि आप जाइए और इस विद्रोह का दमन कीजिए। तो ये लोग दिल्ली से इधर आए दक्षिण भारत। तो यहाँ इनके गुरु थे विद्यारण्य। तो विद्यारण्य के कहने पर इन्होंने दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की, जिसको विजयनगर कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये दो नगर आमने सामने बसाए गए थे, एक विद्यानगर और एक विजयनगर, जीत का नगर। तो ऐसा भी माना जाता है। तो ये विजयनगर की स्थापना हो गई। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इसको कोशिश करेंगे कि 40 मिनट में पूरा विजयनगर साम्राज्य पढ़ ले। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर पहला जो वंश था वो कहलाया संगम वंश, जो 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसका पहला शासक था इसका जो प्रसिद्ध शासक हुए उनमें देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और जिसका पहला शासक था वो हरिहर राय प्रथम इसका शासक था। दूसरा जो वंश आया वो था सल्लू वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन करता रहा। अब सल्लू वंश के बारे में आप सुन लीजिए थोड़ा सा कि कैसे संगम वंश का अंत हुआ और सल्लू वंश की नींव रखी गई 1485 में। तो उस समय चंद्रगिरी का एक नायक होता था। अब आपको नायकों के बारे में, विजयनगर के बारे में पता होना चाहिए। यह नायक व्यवस्था थी। आगे हम जब विजयनगर अपने आगे बढ़ा तो यहाँ क्या होते थे, अमरम नामक भूमि नायकों को दी जाती थी। एक तरह से जैसे सल्तनत काल में इक्ता दी जाती थी। जो सेनापति होते थे या जो अधिकारी वर्ग होता था उनको अमरम नामक भूमि एक तरह से उनकी तनख्वाह के तौर पे दी जाती थी कि उससे वो अपना गुजारा करते, और जो अधिशेष शेष बचता वो विजयनगर
साम्राज्य के जो राजा के पास, शासक के पास, जिसको राय कहा जाता था, उसके पास वो लोग भेज देते थे। तो ये अमरम व्यवस्था से ही शब्द आया है अमर नायक। तो इनको अमर नायक एक तरह से कहा जाता था, जिनको ये भूमि दी जाती थी। तो एक तरह से उनको अपनी सेना की व्यवस्था करनी होती थी, एक तरह से वहाँ जो भू राजस्व व्यवस्था उसको संभालना होता था, एक तरह से न्याय व्यवस्था को भी संभालना होता था। तो इस तरह का चलन वहाँ था। तो हमने बताया चंद्रगिरी के अंदर तो एक नायक था जिसका नाम था नरसिंह सल्लू नाम का व्यक्ति। नरसिंह सल्लू बहुत ही एक ताकतवर नायक था। जब विरूपाक्ष द्वितीय जो कि एक कमजोर शासक था, उसके पुत्रों ने हत्या कर दी। नूनीज उसके बारे में बताता है कि वो सदा, नूनीज क्या है कि नूनीज एक यात्री है जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की है। वो बताता है कि ये जो विरूपाक्ष द्वितीय था इतना व्यसनी व्यक्ति था कि इसको सिर्फ औरतें और शराब के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। विरूपाक्ष के बेटों ने इसकी हत्या कर दी और एक तरह से गद्दी पर आसीन हो गए, लेकिन ये शासन अच्छा नहीं था। इस शासन की कुव्यवस्था को देख के नरसिंह जो सल्लू था, सल्लू वंश, उसकी नींव वो उसने नरसा नायक को, जो उसका एक तरह से सेनापति था, नरसिंह सल्लू का जो एक तरह से उसका नायक, उसने नरसा नायक को नरसिंह सल्लू ने भेजा कि आप विजयनगर साम्राज्य पे अधिकार कीजिए। नरसा नायक वहां से चला और वहां गद्दी पर उन्होंने अधिकार कर लिया और इस तरह से नरसिंह सल्लू वंश की नींव वहां रख दी। तो नरसिंह का पुत्र हुआ तीमा और इमादी नरसिंह। तो 1493 के आसपास नरसिंह सल्लू की मृत्यु हो गई और वो अपनी बेटों की जो एक तरह संरक्षक उन्होंने नरसा नायक को दे दिया। तो उसके दो बेटे थे, एक तीमा था और एक इमादी नरसिंह। तीमा की हत्या हो गई और उसका दोष लगाया गया नरसा नायक के सर कि भैया इसने शायद हत्या करवाई है। कुछ समय के बाद जब इमादी नरसिंह शासक बना तो नरसा नायक ने कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि एक तरह से सत्ता अपने हाथ में लेके और जो इमादी नरसिंह था, नरसिंह सल्लू का बेटा, उसको जेल में डाल दिया और खुद शासन चलाने लग गया। अब 1603 के आसपास 1503 के आसपास बीजापुर, जो अभी बीजापुर के बारे में बताएंगे, बीजापुर का जो आदिल शाही वंश का सुल्तान था उसके साथ लड़ाई में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। 1605 में नरसा नायक का जो बड़ा पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसी तरह से जो विजयनगर में तीसरा वंश आया जिसका नाम था तुल्लु वंश। तो तुल्लु वंश की नींव रखी। तुल्लु वंश के अंदर दो प्रसिद्ध शासक हम मान सकते हैं, एक तो वीर नरसिंह खुद और एक उसका छोटा भाई जिसका नाम था कृष्णदेव राय। तो तीन वंश हमने देख लिए, संगम वंश, सल्लू वंश और तुल्लु वंश। तुल्लु वंश यानी नरसा नायक, आपको याद रखना है, नरसा नायक के दो बेटे थे, एक नरसिंह तुल्लु और एक कृष्णदेव राय, ये भी तुल्लु वंश से थे, नरसा नायक का दूसरा बेटा। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर बैठता है कृष्णदेव राय। इसके बारे में भी एक जो इतिहासकार है नूनीज, जो कि पुर्तगाली था, उसने अपने एक में
एक लेख में उसने बताया है कि जैसे ही वीर नरसिंह मृत्यु के शैया पर पड़ा था, मरने वाला था, तो उसने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए अपने मंत्री को आदेश दिया कि कृष्णदेवराय की आंखें निकाल कर ले आओ। तो मंत्री ने क्या किया कि एक बकरी की आंखें लाकर उसके सामने पेश कर दी और इस तरह से उसको विश्वास दिलाया कि कृष्णदेवराय की। लेकिन ये एक इतिहासकार इस कहानी पर कई बार विश्वास नहीं करते और कहते वीर नरसिंह और कृष्णदेवराय जो दोनों भाई थे उनमें अच्छे संबंध थे। तो इस तरह से कृष्णदेवराय 1509 से लेके 1530 ईस्वी तक विजयनगर का शासक रहा, तुलु वंश का। और ये पूरे विजयनगर के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है कृष्णदेवराय। इन्होंने साहित्य यानी कि अच्छा लेखक भी था। इन्होंने तेलुगु भाषा में एक रचना की है जिसका नाम है अमुक्त माल्या, मोतियों की माला। इसमें एक तरह से राज प्रशासन को चलाने से संबंधित जानकारियां इस किताब के अंदर है। उसने संस्कृत का भी अच्छा ज्ञाता था। उन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं लिखी जिनमें से एक प्रसिद्ध है जाम्बुवती कल्याणम। तो ये तीसरा वंश था। अब चौथा वंश है अराविदु वंश। 1565 में 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है कृष्णदेवराय की। फिर उसके बाद जो दूसरे शासक बने, एक अच्युत राय बना था और उसके बाद जो उसका साला था जमाई, कृष्णदेवराय का जमाई यानी कि जमाता जिसको कहते हैं, राम राय, वो एक तरह से गद्दी पर समांतर एक तरह से सरकार वहां चलाने लग गया कि एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभरा। जो शासक था वो नाम मात्र का शासक रह गया और सारी सत्ता राम राय के हाथों में आ गई। 1565 ईस्वी के आसपास एक लड़ाई हुई जिसको राक्षी तांगड़ी की लड़ाई कहते हैं। राक्षी एक गांव है और दूसरा गांव है तांगड़ी। इसके बीच में फरिश्ता के लेखक हुआ मध्यकालीन, उसने में कहा कि दो गांव थे राक्षी और तांगड़ी, इसी के बीच में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में। तो इस राक्षी तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को दक्कन भारत के जो चार सुल्तान थे उन्होंने मिलकर इसको एक तरह से तबाह कर दिया। इन चार शासकों में थे बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बरार इसमें शामिल नहीं था। अब आप कहोगे कि ये कहां से आ गए बीदर, गोलकुंडा, बरार। आपको पता होना चाहिए कि 1347 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक नया साम्राज्य जिसको हम बहमनी साम्राज्य कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जो एक तरह से जो सरदार थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जिन्होंने विद्रोह करके इस नई व्यवस्था को स्थापित कर लिया था। तो ये 1490 के आसपास ये जो साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, जिसके साथ विजयनगर साम्राज्य का एक तरह से झगड़ा हमेशा चलता ही रहता था। ये झगड़ा होता था रायचूर दोआब के ऊपर। ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के नीचे तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के इस तरफ तो था विजयनगर और जो कृष्णा नदी है उसके उस पार था बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच तुंगभद्रा और कृष्णा नदी थी और उसका जो बीच का भाग था उसको रायचूर दोआब कहते थे। ये दोआब काफी समृद्ध था। तो आरंभ से ही इस दोआब पे अधिकार करने के लिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में झगड़ा या युद्ध हम कह सकते हैं होते रहते थे। कभी विजयनगर इस युद्ध में विजयी हुआ, कभी
बहमनी साम्राज्य विजयी हुआ। बाद में जब बहमनी साम्राज्य के 5 हिस्से हो गए, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, तो भी ये संघर्ष चलता रहा। तो हम बात कर रहे थे राम राय की, जो कि जमाई एक तरह से था कृष्णदेव राय का। उसने इन राज्यों, जो मुस्लिम राज्य थे, उनको उकसाने का काम किया, और वो जरूरी भी था उस समय के हिसाब से हम देख के रणनीति, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता था तो एक दूसरे पे आक्रमण करने के लिए ये लोग उतावले रहते थे। पहले भी देवराय प्रथम के साथ भी, देवराय द्वितीय के समय भी, बुक्का प्रथम के समय भी ये लड़ाइयाँ चलती आ रही थी। तो उसने एक दूसरे के साथ लड़ाई उकसाने का काम किया। लेकिन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई, जिसको राक्षस तगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं, ये 5 में से 4, बरार शामिल नहीं हुआ था, ये चारों ने इकट्ठे होकर विजयनगर पर आक्रमण किया और इस विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया। तो जो समृद्ध राज्य था उसका एक तरह से विस्थापन हो गया। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने अपनी रचना में बताया कि कई दिनों तक विजयनगर की जो अग्नि थी जलने की, कई दिनों तक भी सुलगती रही थी। 1570 ईस्वी में वहाँ चौथा वंश, अराविदु वंश जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई। और ये छोटे से रूप में पेनुकोंडा इन्होंने राजधानी बनाई शुरू में, अराविदु वंश ने, और फिर चंद्रगिरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो 1674 से तक ये नाम मात्र का शासन एक तरह विजयनगर चलता रहा। लेकिन जो वैभव था विजयनगर का, वो 1565 में इस तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई में नष्ट हो गया था। तो ये तो हमने थोड़ा सा इसकी राजनीतिक आपको बारे में बताया कि किस तरह से संगम, सल्लू, तुल्लू, अराविदु, ये 4 वंशों ने विजयनगर पर शासन किया। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसा था, प्रशासन कैसा था विजयनगर का। विजयनगर का जो प्रशासन था उसमें जो राजा होता था वही सर्वे सर्वा होता था। उसकी मदद के लिए एक तरह से मंत्री परिषद होती थी, सलाह वो मंत्रियों से लेता था, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता था वो शासक का खुद का ही होता था। राजा को राय कहा जाता था। प्रांतीय व्यवस्था में मंडल थे, प्रांत जो विजयनगर था वो मंडलों में बांटा गया था। कुल 6 मंडल, इतिहासकार कहते हैं कि कुल 6 मंडल उस समय विजयनगर में थे। मंडलों को आगे नाडुओं में बांटा गया था। मंडल को आप एक तरह से प्रांत कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो, और नाडु को आप एक तरह से जिला कह सकते हो। नाडुओं को आगे सथल में बांटा गया था। सथल एक तरह से परगना, इसको ब्लॉक भी आप कह सकते हैं। सथल आगे गांव में बांटे गए थे। गांव में भी एक तरह से अज्ञात व्यवस्था थी। अज्ञात, तो अज्ञात व्यवस्था क्या थी कि 12 अधिकारी शासक की तरफ से, कर्मचारी जो है वो गांव में छोड़े जाते थे, जो उससे संबंधित, गांव से संबंधित कार्य करते थे। इसको अज्ञात व्यवस्था कहते थे। न जो अमरम व्यवस्था है, नायक व्यवस्था है, उसके बारे में बता चुका हूँ। नायक एक तरह से जिनको शासन चलाने के लिए भूमि का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, बड़ी जमीन, कुछ गांवों की जितनी बड़ी उसकी हैसियत होती थी उसके हिसाब से नायक को दी जाती थी। तो वहां से वो सैनिक वगैरह इकट्ठे करता था, गांव भूरा जस्सव की व्यवस्था करता था। तो इस तरह नायक व्यवस्था थी। और जो जमीन थी उसको अमरम कहा जाता था, इसीलिए नायकों को अमर नायक भी कह देते हैं। भूरा जस्सव व्यवस्था कैसी थी, यानी कि पैसा कहाँ से आता था, तो विजयनगर में भूरा जस्सव 1/3 से लेके 1/6 तक होता था। यानी कि कुल उपज का तीसरे हिस्से से लेके छठे हिस्से तक भूरा जस्सव वसूल किया जाता था। इसके अलावा आयकर लगता था, चुंगी कर लगता था, व्यापार कर होता था। एक बात और जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो वेश्या होती थी, नाचने गाने वाली महिलाएं, जो वेश्या जिसको आप समझते हैं, वेश्या कर भी था। और इसकी आमदनी से कहते हैं कि विजयनगर का जो पुलिस महकमा या पुलिस व्यवस्था थी
उसका खर्च इस टैक्स से, वेश्याओं से जो कर वसूल किया जाता था उससे चलता था। तो भूकर आपको बता दिया। अब इसके समय में कृष्णदेवराय के समय, ये जो देवराय के समय में यहाँ अब्दुल रज्जाक नामक एक फारस का रहने वाला दूत, राजदूत, शाहरुख नाम का शासक था फारस में। फारस आजकल के जो ईरान है, उस समय जो ईरान और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें फारसी साम्राज्य था। तो वहां से शाहरुख नामक शासक ने अब्दुल रज्जाक को यहाँ भेजा था एक दूत बनाकर। उसने भी अपना लिखित दस्तावेज छोड़े हैं। तो बताता है कि यहाँ पूरा जो विजयनगर साम्राज्य था वो 7 तरह से 7 उसके सुरक्षा कवच थे, 7 प्रकार की दीवारें थी। ये बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच, और यहाँ तक कि जो उड़ीसा था उसके अंदर गजपति उपाधि थी वहां के शासकों की, तो उनके साथ भी इनका झगड़ा चलता रहता था। तो दक्षिण भाग के जो इधर वाले क्षेत्र से हैं वहां से भी एक तरह से आपस में ये युद्ध में लीन रहने वाले वो शासक था, तो इनके साथ झगड़ा रहता था। तो वो कहता अब्दुल रज्जाक कि पूरे शहर को 7 एक तरह से उसमें बांटा, सुरक्षा कवच थे उनकी 4 दीवारी, 7 तरह का सुरक्षा कवच से उसको सुरक्षित किया गया था। क्या होता है कि जो किला होता है ना, जहां शासक रहता है, महल है, तो या जहां सेना रखी जाती है, कई बार जब ये दिखाई दे कि भाई अब युद्ध में सीधा सीधा जीतना मुश्किल है, तो अपनी सेना सहित जो शासक वर्ग होता था कई बार किलों के अंदर शरण ले लेता था। तो वो जो बाहरी घेरा, दूसरा जो आक्रमणकारी है जो मजबूत होता था, वो उस किले की घेराबंदी कर देता था। और वो घेराबंदी कई बार तो कई महीने की चल पड़ती थी, साल भर उसकी घेराबंदी रहती थी। तो कई बार खाने पीने की कमी हो जाती थी। तो इसके लिए जो अब्दुल रज्जाक है वो हमें बताता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर इतनी बड़ी घेराबंदी की गई थी नगर की कि जो फसलों का उत्पादन है, फसलों की जो पैदावार है, वो उस घेराबंदी के बीच में ही की जाती ठीक थी। विजयनगर के बारे में डोमिंगो पेस नामक एक पुर्तगाली आया है, उसने कहा कि भाई जो विजयनगर था वो रोम के जितना वैभवशाली और आकार में इतना बड़ा है, क्योंकि मुझे नीचे से तो दिखाई नहीं दिया। डोमिंगो पेस कहता है कि इसको देखने के लिए मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और वहां से मैंने जब इसको देखा विजयनगर को, तो ये मुझे रोम जितना वैभवशाली और बड़ा दिखाई दिया। और जो डोमिंगो पेस है वो विजयनगर का जो शासक है कृष्णदेवराय, उसके बारे में भी कहता है, बताता है। उसने भी रिटर्न वो छोड़ा है कि मंझोला कद, यानी कि मंझोला कद का है विजयनगर का साम्राज्य जो शासक है कृष्णदेवराय, और गोरा रंग है उसका, लेकिन चेहरे पर उसके चेचक के दाग है। तो इस तरह से हम विजयनगर के बारे में ये जो दस्तावेज है इनसे जानकारी भी काफ़ी मिल जाती है। नूनीज है, अब्दुल रज्जाक है, या फिर काफ़ी सारे जो विदेशी है यात्री आए हैं और उन्होंने लिखित दस्तावेज इसके बारे में, विजयनगर के बारे में छोड़े हैं। अब जो वर्तमान में विजयनगर की राजधानी हम्पी, वर्तमान में जो जगह है वो जहाँ ये अवशेष मिले हैं विजयनगर के, वो हम्पी नामक स्थान पर मिले हैं। और इसकी खोज कर्नल मैकेंजी नाम के व्यक्ति हुए हैं, कॉलिन मैकेंजी। तो उसने 1800 में इसकी खोज एक तरह से की थी
इसको 1815 में भारत का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 1986 में यूनेस्को ने विजयनगर को, इस हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया है। इसके अंदर आज भी काफ़ी सारे प्रसिद्ध भवन हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे विरूपाक्ष और पंपा देवी की, क्योंकि कहते हैं कि जो आज भी मान्यता है कि जो रामायण में वर्णन आता है सुग्रीव की सेना का, तो वो कहते हैं कि किष्किंधा वगैरह, तो वो यहीं इसकी सीमा पर मौजूद थी। तो वहीं विरूपाक्ष, जिसको शिव का अवतार माना गया है, और एक तरह से पंपा देवी जो वहाँ की स्थानीय मात्र देवी थी। तो कहते पंपा देवी ने विरूपाक्ष से शादी के लिए काफ़ी तपस्या की, और फिर उन दोनों की जो शादी आज भी हर वर्ष विरूपाक्ष मंदिर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती तो है। तो ये काफ़ी पुराने समय से ही विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य से पहले का है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके जो अस्तित्व के परिणाम हैं वो चालुक्य काल 9वीं 10वीं शताब्दी में भी हमें मिलते हैं। तो इसके अलावा हमें जो वहाँ का आज जो स्ट्रक्चर मिले हैं, जो पुरावशेष वहाँ मिले हैं, उनके बारे में बात कर ले। एक तो हमें सभा मंडप मिला है हम्पी में। सभा मंडप से साथ लगता हुआ एक महानवमी डिब्बा भी मिला है, जो 1100 वर्ग फीट में फैला हुआ है, और ये 40 फुट ऊंचे टिब्बे पर है, इसीलिए इसको नाम महानवमी डिब्बा दिया जाता है। एक तरह से कहते हैं कि इस पे नवरात्रों का जो त्योहार है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता था महानवमी डिब्बा के ऊपर। कहते हैं कि यहाँ काफ़ी संख्या में पशुओं की बलि भी दी जाती थी। भैंसों वगैरह, जो भैंसे होते हैं उनकी बलि भी यहाँ दी जाती थी। घोड़ों की पूजा की जाती थी इस दिन। तो इस तरह का है। तो विठल स्वामी मंदिर हमें दिखाई देता है। विठल एक तरह से गुजरात का प्रसिद्ध देवता है, लेकिन वो हमें यहाँ हम्पी में भी उसकी विठल स्वामी मंदिर को हम देखते हैं। इसके अलावा लोटस महल है यहाँ प्रसिद्ध। हजार रामा मंदिर है, जिसकी स्थापना कृष्ण देव राय ने हजार रामा मंदिर की स्थापना राज परिवार के पूजा के लिए करवाई थी। इसके अलावा एक नागलपुरम, कृष्ण देव राय की माँ का नाम था नागल, तो उस नागलपुरम नामक अपनी माँ के नाम पर उन्होंने एक शहर बसवाया, नागलपुरम। विजयनगर की जो मुख्य देवता था वो विरूपाक्ष, जिनको शिव का ही रूप माना जाता, उसको माना जाता है। विजयनगर के अंदर जो भी राजकीय आदेश जारी किए जाते थे वो विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष कन्नड़ भाषा में वो उसके नाम से ही शुरुआत करते थे। और एक तरह से अपने आप को हिंदू सूरत राणा, यानी कि एक तरह से हिंदू सुल्तान, जैसे वो सल्तनत काल के कहलाते थे, ये हिंदू सुल्ताना के नाम से ही अपने आप को, अपने देवता के प्रति एक तरह से सम्मान व्यक्त करने के लिए ये करते थे। तो ये हमने थोड़ा सा आपको जल्दी में विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है, ताकि 30-40 मिनट में आपको इसके बारे में एक जानकारी हो जाए। ये एक बार मैं 2 मिनट में फिर आपको रिपीट करता हूँ, ताकि कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी हरिहर और बुक्काराय नामक भाइयों ने। ये संगम के पुत्र थे, इसीलिए इस काल को संगम काल कहते हैं। इसके बाद आया सल्लू वंश 1285 से 1505 तक। फिर आया तुल्लु वंश 1505 से लेके और ये चला 1570 ईस्वी तक। और फिर आया अराविदु वंश 1570 से लेके 1674 ईस्वी तक। जो अराविदु वंश था वो एक तरह से नाम मात्र का ही एक वंश था, जो सारी शक्ति थी 1565 की तालीकोटा की लड़ाई थे विजयनगर की खत्म हो गई थी।
प्रसिद्ध शासक हुए हैं कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये उसके विजयनगर के कुछ प्रसिद्ध शासक हुए हैं। बहमनी राज्य के साथ इनका हमेशा रायचूर, दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियाँ थी उनके बीच रायचूर दोआब को लेकर इनके साथ झगड़ा रहता था। इसके अलावा उड़ीसा के जो गजपति थे उनके साथ भी इनका एक तरह से झगड़ा रहता था। कृष्णदेवराय के समय में रुद्र प्रताप देव जो थे उड़ीसा के शासक थे, उनके साथ भी उनका युद्ध रहा। बाद में रुद्र प्रताप देव ने कृष्णदेवराय के साथ अपनी बेटी की शादी करके एक तरह से सुलह करने की कोशिश की। तो इस तरह हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, इसकी जो जल संरचनाएं थी वो आपके इसके बारे में और बता दूंगा आपको कि ये ग्रेनाइट की पहाड़ियों के आसपास बसा था और बहुत ही शुष्क क्षेत्र में था। तो इसकी पानी की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं कि हीरिया नामक एक नहर की व्यवस्था की गई थी, कि एक नहर वहां से डोमिंगो पेस बताता है कि उसने जब देखा तो लगभग नगर ये कमलपुरम जलाशय और हीरिया नहर की व्यवस्था की। तो कहता है डोमिंगो पेस कि पूरी जल व्यवस्था को करने के लिए पूरे के पूरे जो पहाड़ था उसको पूरी तरह से काट दिया गया और इस कार्य के लिए 15 से 20 हजार जो कार्य करने वाले थे, मजदूर लोग थे, मिस्त्री जो लोग थे, वो इस कार्य में लगे हुए थे। तो ये हीरिया नहर और कमलपुरम एक तरह से वहाँ का जलाशय था। इससे वहाँ व्यवस्था की जाती थी महल के लिए भी और कृषि की सिंचाई के लिए भी। तो आशा करता हूँ कि ये विजयनगर साम्राज्य जो हमारा अध्याय था आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।